हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2019 के सेकेंड पेपर के साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो पता चलेगा ही, साथ ही बहुत से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। डिजिट इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा। तो इससे काफी प्रिपरेशन आपकी इसी वीडियो से हो जाएगी। साथ ही जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके अपकमिंग सीटेट एग्जाम के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन सही है, क्योंकि यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ को ले लीजिए, बर्फ में घर्षण बहुत कम, ना के बराबर होता है। तो आपने देखा है कि हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, फिसल जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तुएं स्थिर नहीं रह पाएंगी। सेकेंड है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल की गति को आप ले सकते हैं। जब बॉल लुढ़कते हुए गति करती है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और यह जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वह सर्पी घर्षण मीन्स जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर जो घर्षण होती है उसे हम सर्पी घर्षण कह सकते हैं। तो यह जो लोटनिक घर्षण होती है वह सर्पी घर्षण से कम होती है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ये भी सही है। और ऑप्शन फोर्थ है, बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यह कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हमें छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए, यदि हम बात करें सक्रियता की, रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा होती है पोटेशियम में, उसके बाद सोडियम में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस तरह से क्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है आयरन से, तो यह कथन तो गलत है, विस्थापित कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है आयरन से, तो कैसे विस्थापित कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। यह कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वह कॉपर से अधिक होती है। तो जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, यह कथन सत्य है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को स्थापित कर सकता है। तो देखिए, आयरन की रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर से अधिक होती है, तो कॉपर आयरन को स्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ओनली बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट ओनली बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। देखिए, इसमें भी हमें सही कथन को पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट है, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऑप्शन थर्ड है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। यदि उसका उपयोग हम उबलते द्रव का ताप मापने के लिए करेंगे तो उसमें जो पारा होता है वह उसका ताप सहन नहीं कर पाएगा, और थर्मामीटर क्या होगा, फट जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत कथन पहचानिए। हमें गलत कथन को पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट है, कोयले का कैलोरी मान मीन्स उष्मीय मान जो होता है लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि कोयले का कैलोरी मान होता है 25,000 से 33,000 के बीच, और लकड़ी का जो कैलोरी मान होता है वह 17,000 से 22,000 के बीच होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है।
सेकंड ऑप्शन है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। तो यह कथन बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वह 40 से 45 हजार के बीच होता है और एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है वह लगभग 50,000 होता है। तो यह कथन गलत है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। यह कथन भी सही है, क्योंकि डीजल का जो कैलोरी मान होता है वह 45,000 होता है और सीएनजी का कैलोरी मान लगभग 50,000 होता है। और फोर्थ ऑप्शन है केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोयला का कैलोरी मान कितना होता है 25 से 33,000 और केरोसिन का जो कैलोरी मान होता है वह 45,000 होता है। तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम दूरी का फार्मूला पुट कर देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल। तो देखिए समय कितना है 12 मिनट और चाल 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/60 गुणा 50, 0 से 0 कैंसिल और 6 कम 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। और सेकंड देखिए 18 मिनट और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो ये हो जाएगा 18/60 गुणा 40, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 किलोमीटर आ गया हमारा। तो 10 और 12 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 12 हो गया दोस्तों 22 किलोमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। गलत कथन को पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है। बिल्कुल सही है, प्रकाश की गति रेक्टिलिनियर होती है। सेकंड ऑप्शन है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल मीन्स वृत्ताकार गतियां होती है। ये कथन गलत है। एक पेंडुलम इस तरह से मोशन करती है तो इसे हम वृत्ताकार गति नहीं कह सकते। वृत्ताकार गति हम तब कहते हैं जब पूरी तरह से एक सर्कल बनता। लेकिन यहाँ पर देखिए पेंडुलम की गति पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है क्या? नहीं करती। इस तरह से ऐसे मोशन करती रहती है झूले के समान। इसे हम वृत्ताकार गति नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। तो यह कथन भी सही है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को हमें छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिबिंब सीधा बनता है। ऑप्शन सेकंड है प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ऑप्शन थर्ड है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इसका ए, सी और डी तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो राइट हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए, सी और डी। ए, सी, डी अर्थात प्रतिबिंब सीधा बनता है और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब है कि आईने में जब मिरर में आप अपनी इमेज देखते हैं तो देखिएगा जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो ऐसे लगता है कि मिरर में जो हमारी इमेज है वह अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही है। और जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे आईने के अंदर जो आपकी इमेज है ऐसे प्रतीत होगी कि वह अपना राइट हैंड ऊपर कर रही है। तो इसे ही कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी समतल दर्पणों की बात की जाए तो जो हमारा साइज होता है हमें दर्पण पर हमारा साइज बराबर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। तो बिल्कुल सही बात है। आज इस वैज्ञानिक ने ये पुष्टि की, इस चीज के बारे में खोज की। कल
उसी टॉपिक पर किसी और वैज्ञानिक ने खोज की तो सिद्धांत चेंज हो गया। तो इस तरह से विज्ञान क्या है, हमेशा अस्थायी है, चेंज होते रहता है। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। आज कुछ और है, उसी के अंदर कुछ और नई चीजें निकल कर आ जा रही हैं, तो संदेहवाद को बढ़ावा दे रही है ना। और ऑप्शन थर्ड है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, यह कथन गलत है। और ऑप्शन फोर्थ है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वह है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 से तो क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे के प्रतिनिष्ठ, ऑप्शन सेकेंड है विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, ऑप्शन थर्ड है कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, और ऑप्शन फोर्थ है विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ। देखिए एनसीएफ में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, विज्ञान ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षा ले लीजिए आप, एनसीएफ में स्पष्ट रूप से वर्णित है शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के प्रतिनिष्ठ होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है ऐतिहासिक, ऑप्शन सेकेंड है पर्यावरण संबंधी, ऑप्शन थर्ड है प्रक्रियात्मक, और ऑप्शन फोर्थ है संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड प्रक्रियात्मक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनु कक्षा 8वीं के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। बिल्कुल, जब बच्चे भ्रमण के लिए जाएंगे तो साथ में बातचीत करेंगे, साथ में कुछ कलेक्ट करेंगे, नई चीजों के बारे में जानेंगे, तो उनके मध्य क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है। ऑप्शन सेकेंड है यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब क्षेत्र भ्रमण के लिए जाएंगे तो चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, ठोस अनुभव प्राप्त करेंगे। ऑप्शन थर्ड है यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, ये गलत बात है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही क्या है, सही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से पेडागोजी से, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ऑप्शन सेकेंड है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ऑप्शन थर्ड है अवधारणाओं के पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। देखिए परिभाषाओं को रटने पर बल देना गलत बात है। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अवधारणाओं के पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। विज्ञान ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी रटने पर बल दिया जाए ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन सेकेंड है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। और ऑप्शन थर्ड है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए था और क्या होना नहीं चाहिए था। देखिए जब हम बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहेंगे तब क्या होगा, बच्चे आपस में चर्चा करेंगे कि क्या ये सही है, हाँ ये सही है, इसमें ये सही है और ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चों से हम पूछें कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो यदि बच्चा बोलता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, जिसमें 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों ने कहा
कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आपने पहले बच्चे से कहा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो एक बच्चे ने कहा क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। दूसरे बच्चे ने कहा कि बच्चे टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तीसरे बच्चे ने कहा क्योंकि यह इनकम का सोर्स है, इसीलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ये जॉब करना चाहता हूँ। तो देखिए अलग अलग थिंकिंग आई। दोस्तों इसी को कहा जाता है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करना। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट है विश्लेषण करना, ऑप्शन सेकेंड है अनुप्रयोग करना, ऑप्शन थर्ड है बोध करना और ऑप्शन फोर्थ है सृजन करना। तो देखिए स्टार्च मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करता है, तो यह अनुप्रयोग पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अनुप्रयोग। क्वेश्चन को देखने से ही आंसर का पता चल जा रहा है। देखिए स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन कर रहा है, तो यह क्या है अनुप्रयोग करना है, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तो इसे ही बच्चे एक्टिव होंगे। विज्ञान का कोना बनाना, देखिए विज्ञान का कोना बनाना कहने का मतलब है कि विज्ञान की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उपलब्ध कराना, मीन्स प्रयोग करके बच्चा सीखेगा, देख के सीखेगा, कुछ करके सीखेगा, तो ऐसा विज्ञान का एक कोना बनाना। ऑप्शन थर्ड है कक्षा में व्याख्यान सुनना और ऑप्शन फोर्थ है विज्ञान क्लब की स्थापना। तो देखिए विज्ञान क्लब की स्थापना होगी, इससे बच्चे सक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से सीख पाएंगे। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, इससे बच्चे एक्टिव होंगे। विज्ञान का कोना बनाना, इससे भी बच्चे सक्रिय अधिगम करेंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन है कक्षा में व्याख्यान सुनना, तो देखिए इससे बच्चे बोर हो सकते हैं व्याख्यान सुनकर, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अवधारणा मानचित्र, ऑप्शन सेकेंड है वर्णन अभिलेख, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए अवधारणा मानचित्र का मतलब होता है कॉन्सेप्ट मैप, बच्चा क्या सोच रहा है उसके बारे में। वर्णन अभिलेख, बच्चे को हम किसी टॉपिक पर वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं, लिखित रूप से रिकॉर्ड। और पोर्टफोलियो तो एक सूची होती है कि बच्चा किस चीज में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और किस चीज में कमी है। पोर्टफोलियो आप सभी को पता है कि पोर्टफोलियो जो है एक सूची होती है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने पूछा गया विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाना, तो कमी का पता हम उसी टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही राइट हो जाएंगे और ऑप्शन डी सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। देखिए जब लास्ट में एग्जाम होगा तो हम उस टाइम कमी का पता नहीं लगा सकते, हम कमी का पता तभी लगा सकते हैं जब प्रेजेंट में हम बच्चे की एक्टिविटी को देखें। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों राइट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है लिखित परीक्षण, ऑप्शन सेकेंड है कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है वर्णन अभिलेख और ऑप्शन फोर्थ है मौखिक परीक्षण। तो देखिए हम अवलोकन कैसे कर सकते हैं, जब मौखिक परीक्षण हो, ओरल टेस्ट हो, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा मौखिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, तो यह कथन गलत है। जो पश्मीना शॉल होती है वो बकरी के बालों से बनता है। यहाँ पर ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन देखिए ऑप्शन में ए बी सी दिया नहीं है तो हम ए और सी को सही मानेंगे, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है लंबा मेरुदंड, ऑप्शन सेकेंड है बहुत सी मांसपेशियां, ऑप्शन थर्ड है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलियों में मुड़ा, ऑप्शन फर्स्ट है केंचुआ, ऑप्शन सेकेंड है घोंघा, ऑप्शन थर्ड है अंकुश कृमि और ऑप्शन फोर्थ है सर्प। तो देखिए जो भी लक्षण दिए गए हैं वे सर्प के लक्षण हैं। सर्प के
मेरुदंड लंबे होते हैं और बहुत सी मांसपेशियां होती हैं। आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक कलियों में मुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। ऑप्शन सेकंड है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। ऑप्शन थर्ड है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। ऑप्शन फोर्थ है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो इसी कारण यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? देखिए यहाँ पर दो कॉलम दी गई हैं। फर्स्ट कॉलम में ए बी सी डी, जिसमें एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल, और सेकंड कॉलम है उसमें दिया गया है दही, पालक, नींबू, वंश के फल और सिरका। देखिए एसिटिक अम्ल यह सिरका में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है, मीन्स नींबू वंश के फल में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का चौथा, ऑप्शन सेकेंड। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में प्रवाहित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई हैं। देखिए दोस्तों, हमारे आमाशय से जिस अम्ल का स्त्राव होता है वह है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब यह अधिक मात्रा में हमारे शरीर में स्त्रावित होने लगती है तब गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और तो इस सिचुएशन में हम जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं, इनो पीते हैं, और वही इनो यहाँ पर देखिए वाई है। तो इनो क्या होता है, इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, इसका फार्मूला होता है MgOH2। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं तब बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर X क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और Y क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डबल रोटी पकने में, ऑप्शन सेकंड है गन्ने के रस के किण्वन में, ऑप्शन थर्ड है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, और ऑप्शन फोर्थ है दही बनने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डबल रोटी पकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन फर्स्ट है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सेकंड है अपरदन, ऑप्शन थर्ड है संरक्षण, और ऑप्शन फोर्थ है वनोन्मूलन। तो देखिए मरुस्थलीकरण, अपरदन, वनोन्मूलन, वनों का नष्ट होना, तीनों ही क्या है, नकारात्मक है, और ऑप्शन थर्ड है संरक्षण, सुरक्षित करना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि यह क्या है, सकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सेकंड है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन थर्ड है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, और ऑप्शन फोर्थ है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्सचेंज हो रहा है दोनों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यह क्या है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और पाचन में क्या होता है, हम HCl एंजाइम हो गया, बहुत सारे क्या हैं अमीनो अम्ल हो गए, तो ये सब क्या होते हैं पाचन की क्रिया में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह क्या है, पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। यह कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है मृतिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान, ऑप्शन सेकेंड है गाद, मृतिका, रेत, बजरी, चट्टान, ऑप्शन थर्ड है चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृतिका,
और ऑप्शन फोर्थ है चट्टान, मृतिका, रेत, बजरी, गाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट मृतिका। जो क्ले होती है उसके जो कण होते हैं वे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद गाद, उसके बाद क्या है रेत मीन्स बालू, बजरी और चट्टान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली में क्लोम का कार्य होता है, मछलियों में जो गिल का कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना। ऑप्शन सेकेंड है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। और ऑप्शन थर्ड है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। और ऑप्शन फोर्थ है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो हम सभी को पता है कि गिल जो होते हैं मछली के श्वसन अंग होते हैं, तो इनका कार्य होता है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन को अवशोषित करना, जिसके फलस्वरूप मछली सांस लेती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है रबर की पेटी, ऑप्शन सेकेंड है लकड़ी की छड़, ऑप्शन थर्ड है ब्लेड और ऑप्शन फोर्थ है कागज की पट्टिका। तो जाहिर सी बात है संयोजक तार नहीं है तो हम उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? जो कि विद्युत का सुचालक होगा। और यहाँ पर देखिए ब्लेड ही ओनली विद्युत का सुचालक है और जो तीनों ऑप्शन है वे विद्युत का कुचालक है। तो जाहिर सी बात है ब्लेड का ही उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंजुला दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम सभी को पता है समतल दर्पण पर जो हमें इमेज प्राप्त होती है वह बिंब के समान ही होती है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है और देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी दर्पण से दूरी कितनी थी? 5 मीटर थी। वह दर्पण की ओर 1 मीटर आगे चलती है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर आगे चलती है तो दर्पण और उसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर हो गई। तो दर्पण और उसके बीच की दूरी 4 मीटर और जो इमेज बनेगी वह भी 4 मीटर दूरी पर बनेगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में इमेज बनती है। बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो दोनों दर्पण और इमेज और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4-4 मीटर। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 4 8 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8 मीटर। दोस्तों यहाँ पर यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी या फिर दर्पण से बिंब की दूरी पूछा गया रहता ओनली तो 4 मीटर आंसर होता, लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया है उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो बिंब और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल हो जाएगा 8 मीटर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखिए यहाँ पर हमें आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आवर्तकाल का फार्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है दोलन बटा समय। तो यहाँ पर दोलन कितना है? 30 और सेकंड कितना है? 3 सेकंड। तो 30/3। जब इसको हम कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दहम 30। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट में है 10 हर्ट्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। आइए हम आवर्तकाल भी देख लेते हैं। देखिए आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी 1/ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.1। ठीक है, 0.1 सेकेंड आएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। याद रखिएगा आवर्तकाल का फार्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जो टोटल दोलन दी गई रहती है दोलन बटा समय। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। डिजिट भले ही इधर उधर हो जाएंगे लेकिन आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बनता ही है। दोस्तों इसमें से ही आपके 5 से 6 नंबर तो देखिएगा
रिपीट होंगे ही क्वेश्चन, भले ही डिजिट इधर उधर होगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न यदि आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।